आज का हमारा चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो गेट रेडी फॉर दिस चैप्टर। सो वी विल गो ऑन अ फास्ट ट्रैक विद दिस एंड ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी थ्योरी। ओके, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। बहुत ही आसान चैप्टर है। स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है तो मैं चाहूंगा कि सारे जो पॉइंट्स आपको दिक्कत हो रही हो वो आपके क्लियर कर सको। Disclaimer: The images, text, and other materials used in our presentations are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners. If you are the owner of and have any concerns and issues, please contact us at sathi@itk.ac.in and we shall remove the same. So I will request all of the students to please mark their attendance. Okay, and in the chat section also you will receive the link for DPPs and mock test. So I will suggest you; they will help you very much. So just try to say solve them, and if you solve them earlier, you can give your feedback also here. Okay. So with this, moving on to the first topic. So उससे पहले कि मैं टॉपिक की ओर बढ़ूं, चैप्टर का इंपॉर्टेंस समझ लेते हैं। क्योंकि किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि वो चैप्टर मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है और हमें उसे कितना टाइम देना चाहिए। तो प्रीवियस क्लासेस में आपने जब डी ब्लॉक एलिमेंट्स वगैरह पढ़ा था तो वहां पे 3% वेटेज था अराउंड। पर यहाँ पे क्या है, ये 4.2 है। मतलब ये साफ साफ दिख रहा है कि ये चैप्टर जो है कहीं ना कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मिनिमम 2 क्वेश्चन इससे हर साल पूछे जाते हैं नीट में। ओवरऑल फ्रॉम 2018 to 2024 we have been asked 14 questions from this chapter. So these are the questions, right? स्टार्ट करते हैं 2018 से। सो 2018 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, अगेन ली चैटरजिल प्रिंसिपल, केएसपी और इक्विलिब्रियम से। यहाँ पे जो मैंने लिस्ट रखी है आपके लिए, ये लिस्ट इक्विलिब्रियम के दोनों पार्ट के लिए, इंक्लूडिंग द केमिकल एंड योर आयनिक। पर आज जो हमारा फोकस है वो केमिकल इक्विलिब्रियम पे। ओके, सो अगर मैं 2024 की बात करूं तो आप क्लियरली देख सकते हो कि 3 क्वेश्चंस आए हुए हैं: रिएक्शन कोशेंट, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, है ना। उसी तरीके से अगर आप बात करो 2022 की, तो वहां पे जो क्वेश्चन आया हुआ वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स है और एक बफर सॉल्यूशन है जो कि आयनिक इक्विलिब्रियम का पार्ट है। तो ये आप टेबल से वे थ्रू अगर होंगे तो आपको इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस पता चल जाएगा और रिसेंट टीएमएस का इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ गया। कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट देखते हैं। तो अगर मैं बात करूं इक्विलिब्रियम मिक्सचर की, तो इक्विलिब्रियम मिक्सचर जनरली रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों प्रेजेंट होते हैं इसमें, और ये सारे एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम पे होते हैं। मतलब कि जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो टाइम के साथ कांस्टेंट रहते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं होता। अब इक्विलिब्रियम यहाँ पे 2 प्रकार के हो सकते हैं। पहला है फिजिकल इक्विलिब्रियम और दूसरा है केमिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल प्रोसेस से रिलेटेड फिजिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड केमिकल इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो हमारा इक्विलिब्रियम होता है, ज्यादातर इक्विलिब्रियम जो होते हैं वो डायनामिक होते हैं। मतलब कि हो सकता है कि आपको फिजिकल वे में कोई भी चेंज ना दिख रहा हो रिएक्शन में, पर इंटरनली चेंज हो रहा हो। पर क्योंकि फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो चेंज है, सपोज अगर आइस टू वाटर हो रहा है, वाटर टू आइस हो रहा है, दोनों कन्वर्ट हो रहे हैं आपस में, पर ये चेंज का जो रेट है वो सेम है, इसीलिए आपको ये चेंज फिजिकली नहीं दिखता, पर आपको लगता है कि ये चीजें कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये चीजें कांस्टेंट नहीं रहती, ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होते हैं। अब जो चीज मैं आज कवर नहीं करने वाला वो है आयनिक इक्विलिब्रियम। उसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन है यहाँ पे। अब जब भी कोई केमिकल रिएक्शन में अगर आयन से इन्वॉल्व हो जाए, एक्वस सॉल्यूशन में रिएक्शन हो रहा हो, तो वहां पे हम आयनिक इक्विलिब्रियम को थोड़ा फोकस करते हैं। सबसे पहले अगर मैं फिजिकल प्रोसेस की बात करूं, तो जितने भी फेज ट्रांजिशन है, फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस और सॉलिड टू गैस, ऑल कैन बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम साइन। पहला है सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम के लिए मैंने जो एग्जांपल लिया है वो है आइस एंड वाटर का। सबसे सिंपल एग्जांपल है, जो आइस होता है वो वाटर में कन्वर्ट होता है और वाटर जो होता है वो आइस में कन्वर्ट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात, कि ये जो इक्विलिब्रियम आप देख रहे हो, सपोज अगर मैंने आइस एंड वाटर की बात की, तो आइस जो है वो कब फॉर्म होता है,
एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो हमें ये इक्विलिब्रियम 0 डिग्री सेल्सियस पे ही ऑब्जर्व होगा। उसी तरीके से वाटर से स्टीम का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो हमें ये वाटर और स्टीम के बीच का इक्विलिब्रियम 100 डिग्री सेल्सियस पे देखने को मिलेगा। सो फॉर एनी प्योर सब्सटेंस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द टेम्परेचर एट विच solid and liquid phase are at equilibrium is the normal melting point। ऑब्वियस है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट है लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। लिक्विड वेपर में अगेन हमने वाटर का एग्जांपल लिया है, वाटर का कन्वर्जन हो रहा है फ्रॉम द लिक्विड स्टेट टू द वेपर स्टेट, एंड दिस इक्विलिब्रियम विल बी सीन एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atmospheric pressure। नाउ वाटर एंड वाटर वेपर आर इन इक्विलिब्रियम एट 1.013 बार, जिसे हम 1 atm भी कहते हैं, एंड 100 डिग्री सेल्सियस इन अ क्लोज्ड वेसल। Now, for any pure liquid at 1 atmospheric pressure, the temperature at which the liquid and vapor are at equilibrium is called the normal boiling point। यही सेम चीज हम सॉलिड इक्विलिब्रियम के लिए भी देख पा रहे थे कि जिस टेम्परेचर पे सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम पे होते हैं उसे हम नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट या फिर नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। लास्टली, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अलग अलग लिक्विड्स के लिए डिफरेंट होता है और डिपेंड करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डिपेंडेंस हम क्लियरली देख पाते हैं अपने सॉल्यूशन वाले चैप्टर में। नेक्स्ट है हमारा सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। तो सॉलिड और वेपर के इक्विलिब्रियम में अगर हम कंसीडर करें तो यहाँ पे हमने जो कंसीडर किया है वो है वायलेट वेपर जो होता है उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज करती है टाइम के साथ। तो दिस इज बेसिकली द आयोडीन विच इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू गैसियस फेज एंड दैट वेपर इज शोइंग द वायलेट कलर। और कोई एग्जांपल जो नॉर्मल लाइफ में आप देखते हो वो है कैम्फर का, नेप्थलीन का। सो दे ऑल शो दिस काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम। नाउ सॉलिड जो आयोडीन है वो भी सब्लाइम करके क्या दे रहा है हमें, आयोडीन वेपर दे रहा है। और जो आयोडीन वेपर है वो वापस से कंडेंस होकर हमें सॉलिड आयोडीन दे रहा है। और इसी इक्विलिब्रियम को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस इक्वेशन की मदद से। अब बात करते हैं द डी सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड और गैसेज इन लिक्विड। तो हमने जो फेज ट्रांजिशन थे वो सारे के सारे फिजिकल इक्विलिब्रियम में रख दिए। उसी तरीके से ये भी जो जितने हैं, सॉलिड का लिक्विड में डिसॉल्व होना, गैसेस का लिक्विड में डिसॉल्व होना, ये भी फिजिकल इक्विलिब्रियम के अंदर ही आता है। सबसे पहले अगर मैं सॉलिड और इन लिक्विड की बात करूं तो आपको उसका एग्जांपल पता है, आपने डेली लाइफ में देख चुका है, शुगर सॉल्यूशन और सॉल्ट सॉल्यूशन ये सारे सॉलिड इन लिक्विड का ही एग्जांपल है। जैसे कि यहाँ पे मैंने शुगर सॉल्यूशन का केस लिया है विद द हेल्प ऑफ एन इक्वेशन। देन अगर मैं गैसेस इन लिक्विड की बात करूं तो कोक उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स आप देखते हो उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड को एट हाई प्रेशर क्या करते हैं, लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, है ना। अब प्रेशर के साथ क्या होता है, जो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व है वो इंक्रीज करता है। और इस चीज को हम कहाँ स्टडी करते हैं, हेनरी लॉ में, दैट द इंक्रीज इन प्रेशर विल रिजल्ट इन ग्रेटर dissolution of the gas into liquids। Okay, so this will be seen in the solution chapter again। नेक्स्ट कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं हम फिजिकल प्रोसेस से रिलेटेड। पहला है इक्विलिब्रियम पॉसिबल तभी है फिजिकल प्रोसेस के लिए जब सिस्टम क्या हो, क्लोज्ड हो, और टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो। टेम्परेचर चेंज होगा तो इक्विलिब्रियम क्या होगा, स्टैब्लिश होने में दिक्कत आएगी, वो बार बार अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर चेंज करेगा। अब जो दोनों अपोजिंग प्रोसेस है जब सेम रेट पे होने लगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। दो तरीके के इक्विलिब्रियम होते हैं, एक होता है स्टैटिक और एक होता है डायनेमिक। तो दिस इज द डायनेमिक इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट इज इस इक्विलिब्रियम पे जितने भी प्रॉपर्टीज है, मेजरेबल प्रॉपर्टीज है, इंक्लूडिंग योर प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, दे ऑल बिकम कांस्टेंट। नाउ वेन एवर योर इक्विलिब्रियम इज अटैच्ड, उसे हम कैरेक्टराइज करते हैं कांस्टेंट वैल्यू ऑफ द पैरामीटर एट अ गिवन टेम्परेचर विच इज लिस्टेड इन द टेबल। सो अगर मैं लिक्विड वेपर के इक्विलिब्रियम की बात करूं
तो वहां पे प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है। सिमिलरली सॉलिड लिक्विड के इक्विलिब्रियम की बात करूं तो ये यहाँ पे क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट पे हम क्या कहते हैं कि जब मेल्टिंग पॉइंट हो गया एट कांस्टेंट प्रेशर पे, तो हम बोलेंगे कि ये हमारा इक्विलिब्रियम रीच कर गया। जैसे कि अगर आप सॉलिड से लिक्विड की बात करो तो ये मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, तो 0 डिग्री सेल्सियस और कांस्टेंट प्रेशर पे हमारा इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। उसी तरीके से अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें और फर्दर सॉल्यूट अगर अगर हम चाहे कि सॉल्यूशन में मिला दें, तो हमें देखने में क्या मिलेगा, क्रिस्टलाइजेशन। तो इस पॉइंट पे हम बोलेंगे कि हमारा इक्विलिब्रियम रीच हो चुका है। उसी तरीके से गैस और गैस के बीच अगर इक्विलिब्रियम हमें चाहिए तो वो एक सर्टेन टेम्परेचर पे होता है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करते ही क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करते ही हमें जो गैस जो कि लिक्विड में डिसॉल्व्ड है वो वापस से गैस फॉर्म में चली जाएगी। मतलब यहाँ कहने का मतलब है कि जो भी हमने गैस लिया था वो मतलब इनिशियली सपोज हमने कार्बन डाइऑक्साइड लिया तो वो गैसियस फेज में था। अब उस कार्बन डाइऑक्साइड को हमने एक्वस फेज पे रख दिया एट अ सर्टेन टेम्परेचर। अगर हम इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो जो भी गैस डिसॉल्व है वो बाहर आ जाएगा, क्योंकि उसे इनफ काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी अपने बॉन्ड्स को ब्रेक करके बाहर आने की। नाउ ये जो मैग्नीट्यूड जो मैंने बोले यही इंडिकेट करते हैं कि हमारा फिजिकल प्रोसेस इक्विलिब्रियम रीच किया है कि नहीं। नेक्स्ट मैं मूव करूंगा केमिकल प्रोसेस की तरफ। तो अगेन चीजें सेम है, बस यहाँ पे क्या हो रहा है, फिजिकल प्रोसेस नहीं होके केमिकल प्रोसेस हो रहा है। और जब दोनों बैकवर्ड और फॉरवर्ड का रेट इक्वल हो जाए और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में कोई चेंज देखने को ना मिले, तो हम बोलेंगे कि हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम रीच कर चुका है। जैसे कि अगर हम ए प्लस बी गिविंग अस सी प्लस डी की बात करें, तो यहाँ पे अगर ए बी सी और डी चारों का कंसंट्रेशन अगर सेम रहेगा तो हम बोलेंगे कि हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ का प्लॉट गिवन है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेशन को टाइम के अगेंस्ट प्लॉट कर रहे हैं। किसका कंसंट्रेशन ले रहे हैं, या फिर ए का ले ले या फिर बी का ले ले। उसी तरीके से अगर यहाँ पे सी या डी दोनों में से किसी का भी कंसंट्रेशन ले सकते हैं। टाइम के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो कि रेड लाइन से रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो डिक्रीज करेगा, क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। और हमारा जो ब्लू लाइन से इंडिकेटेड है वो प्रोडक्ट का ग्राफ है। और जैसे जैसे टाइम लैप्स आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा। अब एक सर्टेन टाइम पे अगर आप देखोगे, जहां पे मैंने डॉटेड स्ट्रक्चर से दिखा रखा है, इस पॉइंट पे दोनों के कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिल रहा। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे कि हमारा इक्विलिब्रियम अटेंड हो चुका है। तो ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे आ सकता है। तो टिल नाउ एनीवन हैज एन इशू दे कैन आस्क। So I request all of you to attend the DPPs and mock test. And if you are facing any difficulty, you can ask. Okay. So let's move forward. बात करते हैं लॉज ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। अब यहाँ से हमारा जो मैथमेटिकल या फिर मैं बोलूँ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो शुरू होता है। तो जस्ट इफ यू आर जैसे मिसिंग एनीथिंग, then hopefully you will get this thing, and this thing is the important one for solving your question, right? So let's begin. तो किसी भी अगर हम जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन को ले, सपोज दिस इज योर रिएक्शन, तो यहाँ पे ए और बी हमारा रिएक्टेंट है, सी और डी प्रोडक्ट है। तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन कैसे लिखते हैं हम, तो इट इज गिवन बाय Kc is equals to concentration of प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये स्क्वायर ब्रैकेट कंसंट्रेशन को डिनोट कर रहा है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन हम न्यूमरेटर में लेते हैं और डिनोमिनेटर में हम क्या लेते हैं, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। नाउ एट ए गिवन टेम्परेचर द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट्स रेज टू द रिस्पेक्टिव स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। यहाँ पे हमारे पास स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ए बी सी डी चारों ही के लिए 1 है, इसीलिए हमने कोई भी पावर यहाँ पे शो नहीं किया। पर अगर कोई पावर रहता या फिर कोई स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट होते यहाँ पे, तो हम उसे एज अ पावर यहाँ पे शो करते। अब इसी रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं,
इक्विलिब्रियम लॉ या फिर लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो जैसा मैंने कहा कि अगर सपोज हम ऐसा रिएक्शन लें जिसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट प्रेजेंट हो, जैसे कि इस वाले में आप देख सकते हो, हर एक रिएक्टेंट के पीछे हमने स्मॉल लेटर में इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिख रखा है। फॉर द कैपिटल ए वी हैव द स्मॉल ए रिप्रेजेंटिंग द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब इस चीज के लिए अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूं लॉज ऑफ इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम का यूज करके, तो आप क्लियरली देख सकते हो कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन को हमने उसके स्टोइकियोमेट्रिक पावर से इंक्रीज किया। तो कैपिटल सी इज रेज्ड टू द पावर which is equals to small c. Similarly, capital D is raised to the power which is equal to small d divided by reactant का concentration. Okay? Now, अब ना कुछ रिलेशंस देखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कोई भी किसी भी जनरल रिएक्शन से रिगार्डिंग। सपोज अगर हमारे पास कोई रिएक्शन है जहां पे हम a प्लस बी से c प्लस डी जा रहे हैं और उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट kc है। नेक्स्ट हमने क्या किया कि इस रिएक्शन को रिवर्स कर दिया, यहाँ पे हम c प्लस डी से अब a प्लस बी पे जा रहे हैं, तो हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी हमारे इनिशियल वैल्यू की। सपोज इसके लिए अगर केसी था, तो अब जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसे हम के डैश सी बोल रहे हैं वो क्या हो जाएगा, इनिशियल वाले का रेसिप्रोकल। अब क्या करना हमें, थर्ड वाले इक्वेशन में हमने क्या किया है कि फर्स्ट वाले रिएक्शन पे एन से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, हर एक स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को हमने एन से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप देख सकते हो एन ए ए बी, एन बी बी बी, एन सी सी डी, एन एन डी डी डी। तो अब यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को जैसे ही हमने n से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा अब जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जिसे हमने k डबल डैश c से रिप्रेजेंट किया, वो इनिशियल वाले के n टाइम्स हो जाएगा, n पावर हो जाएगा। ठीक है, तो kc रेज टू द पावर। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने मेंशन किए, रिएक्शन को रिवर्स करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रेसिप्रोकल, और इक्विलिब्रियम वाले इक्वेशन को अगर हम किसी कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम पावर अपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे आ जाएगी, जो कि यहाँ पे n टू द पावर n करके आई है। अब यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं डेफिनेटली 2017 नीट और AIPMT 2015 में। नेक्स्ट, इक्विलिब्रिया के टाइप की बात करते हैं। केमिकल इक्विलिब्रिया के केस में होमोजीनियस होता है पहला, जहां पे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स सेम फेज में होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया तीनों ही सेम फेज में है, दैट इज गैसियस। तो ये एक होमोजीनियस सिस्टम का एग्जाम्पल है, और यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा इसे हम बोलेंगे होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट, अगेन ये जो सारे स्पीसीज है आपके रिएक्शन में, इंक्लूडिंग द ऑर्गेनिक स्पीसीज एंड वाटर, दिस इथेनॉल, देन योर इथेनॉइक एसिड, ऑल आर इन द लिक्विड स्टेट, राइट। तो ये एक्वस स्टेट से आपको कंफ्यूज नहीं होना। एक्वस मतलब क्या होगा, लिक्विड में डिसॉल्व है, तो इनका स्टेट ऑब्वियसली लिक्विड ही है, और वाटर ऑलरेडी लिक्विड स्टेट, तो इन सबका स्टेट क्या हो गया, सेम हो गया। देन अगेन वी हैव द liquid state for all of this, where we are having ionic species of Fe3 plus HCN minus and a complex. So all of these three reaction किसका एग्जाम्पल है, ये सारे हैं होमोजीनियस इक्विलिब्रिया का एग्जाम्पल। नेक्स्ट, अगर किसी गैसियस सिस्टम में बात करें अगर हम, तो वहां पे जो हम जनरली प्रीफर करते हैं किसी भी जनरल रिएक्शन के लिए, सपोज ये हमारा जनरल रिएक्शन है और इनमें सारे जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स है वो गैसियस फेज में, तो इसके लिए हम जनरली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर लेते हैं, क्योंकि प्रेशर इज अ मच रिलेवेंट टर्म फॉर द गैसियस सिस्टम एंड कंपेयर टू द कंसंट्रेशन, क्योंकि कंसंट्रेशन वेरी करता है, गैस ही बहुत रैंडम उनका मोशन होता है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, प्रेशर कंसिडर करते हैं, पार्शियल प्रेशर हर एक का। पार्शियल प्रेशर मतलब सपोज अगर 4 कंपोनेंट है, तो चारों कंपोनेंट कुछ ना कुछ प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, जिसको हम ऐड करके फाइनल प्रेशर निकाल सकते हैं। यस, हेलो, ओके। तो सपोज अगर हमें केपी लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, प्रेशर ऑफ सी मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर ऑफ डी डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर ऑफ बी। और अब हर एक का पावर अगेन हमने क्या किया, उसके कोफिशिएंट से राइज कर दिया।
सेम चीज जो हमने कंसंट्रेशन के टर्म में की, और ये किसके बराबर आ रही है? केसी आर टी डेलन। मतलब अगर हम चाहें तो केपी और केसी के बीच में एक रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं, जो कि क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन्वॉल्विंग प्रेशर एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन्वॉल्विंग कंसंट्रेशन। सो ये फॉर्मूला है आर टी मल्टी रेस टू द पावर डेल्टा एन। यहाँ डेल्टा एन क्या है हमारा, ये देखते हैं। सो डेल्टा एन इज द नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। याद रखना गैसियस होना चाहिए, ठीक है? मतलब कि हम क्या करते हैं, सपोज अगर इनिशियली हमारे पास 10 मोल गैस है और वो कन्वर्ट हो रहा है 8 मोल, तो हमारा चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट क्या हुआ? 8 माइनस 10 विच इज -2। तो वी विल रेस आर टी टू द पावर -2। तो यहां से क्वेश्चन पूछा गया था लेटेस्ट में, बिल्कुल 2024 में। तो टिल दिस पॉइंट किसी को दिक्कत, तो दे कैन आस्क इट इन द चैट बॉक्स। तो it's very helpful to ask question because I know you are good enough, but still if you have any issue you can ask. Okay. अब बात करते हैं हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया की। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया में क्या होता है? हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया में एक से ज्यादा फेस प्रेजेंट होता है। सिंपल, बिल्कुल आपने पढ़ रखा है हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस, वही सेम कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है, बस इक्विलिब्रियम के लिए फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट, इसमें सॉलिड्स और लिक्विड्स या फिर गैसियस तीनों ही हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। सो लेट अस सी एन एग्जांपल फॉर दैट। यहाँ पे आप अगर इस रिएक्शन में देखोगे, ये कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन है, जहाँ पे हमारा कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फेज में, अगर हम उसे हीट करें तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड फेज में और CO2 जो कि गैसियस फेज में वो मिल रहा है। तो यहाँ पे दो फेजेस अवेलेबल है, सॉलिड भी अवेलेबल है और गैसियस भी अवेलेबल है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया का। अब इसके लिए अगर हम केसी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ CO2 मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ऑब्वियस है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट का हमने ले लिया। कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सबका 1 था, इसीलिए हमने इन सबके आगे पावर 1 लगा दिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, जब आप एक्वस फेज की बात करते हो ना, तो वहां पे कंसंट्रेशन टर्म आता है कि इतना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, इतना अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। सपोज आपने एक आयरन रॉड ले ली, आपसे पूछा गया कि इसमें आयरन का कंसंट्रेशन क्या है, तो अब वो तो आयरन रॉड है, ये कोई सॉल्यूशन तो है नहीं कि इसमें अलग अलग सॉल्यूट सॉल्वेंट प्रेजेंट होगा। मतलब सारी चीजें जो है वो क्या है, एक ही है। तो हमेशा याद रखना, जब भी आप सॉलिड फेज देखो ना, तो उसके लिए कंसंट्रेशन हमेशा आप 1 लोगे, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी और को कंटेन नहीं कर रहा। तो यहाँ पे दो चीजें सॉलिड है, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट, तो दोनों ही क्या रहेंगे? दोनों की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेंगे, दैट इज 1। तो हम लिख सकते हैं कि हमारा जो केसी होगा वो किसके बराबर होगा? कंसंट्रेशन ऑफ द CO2 गैस। अंडरस्टूड? अब मान लो मुझे बोला गया कि आप केपी लिखो, तो सॉलिड और लिक्विड कभी भी जो प्रेशर अप्लाई करते हैं उसे हम कंसीडर नहीं करते, क्योंकि वो नेग्लेजिबल है। आपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग पढ़ रखी है ये चीज कि सॉलिड एंड लिक्विड अप्लाई डू नॉट अप्लाई प्रेशर ऑन द कंटेनर, वेयर एज गैस अप्लाई प्रेशर ऑन द कंटेनर। तो प्रेशर किसके लिए अप्लीकेबल है? सिर्फ और सिर्फ गैसियस के लिए। इसीलिए जब आप केपी लिखते हो, वहां पे आपको प्रेशर के टर्म्स लेने होते हैं, आप सिर्फ डायरेक्टली किसका लोगे? CO2 का प्रेशर लोगे, ना कि कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये तभी एप्लीकेबल है जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट वैल्यू अटेंड कर चुका हो, है ना? क्योंकि इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है, और ये जो इक्विलिब्रियम का लॉ है वो इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम पे ही अप्लाई होता है। इसीलिए जब कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाए तभी केसी इज इक्वल्स टू हम लिखते हैं प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगी। आप कोई भी इनिशियल कंसंट्रेशन लो, जो भी आपकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है वही आएगी हमेशा। इंपॉर्टेंट बात है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू किसी पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है, एक्सेप्ट द टेम्परेचर। ठीक है,
ना ही प्रेशर पर डिपेंड करती है, ना ही कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। आप किसी की भी वैल्यू चेंज करोगे, आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। कंसंट्रेशन पे असर पड़ेगा, पर वो चीज़ आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में नहीं दिखेगी। क्लियर है? तो याद रखना, इससे क्वेश्चंस आते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? इज़ ओनली डिपेंडेंट अपॉन द टेम्परेचर। एक और चीज़ है जिस पे डिपेंड करती है, वो है बैलेंस्ड इक्वेशन। अगर आप बैलेंस्ड इक्वेशन को चेंज कर रहे थे, तो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो रही थी। ये आपने देख रखा है कि अगर आप रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है, n से मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर n आता है, उस चीज़ से असर पड़ेगा। तो ऑब्वियसली इट विल डिपेंड अपॉन द बैलेंस्ड इक्वेशन। नेक्स्ट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन क्या होता है? रेसिप्रोकल के बराबर होता है, ये हमने देख रखा है। और लास्टली हम इसे कैसे करते हैं? अगर हमने किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें क्या करना है? अपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रेज़ टू द पावर n करना है। इसका भी हमने इलस्ट्रेशन देख रखा है पीछे। अब आते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूज़ क्या है? तो जो सबसे इम्पोर्टेंट इसका यूज़ है, वो है प्रेडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट मतलब कितना रिएक्शन कवर हुआ है और कितना रिएक्शन आगे हो सकता है ना? और ये जो रिएक्शन हमें मिला है, क्या ये रिएक्शन सुटेबल है? क्या हमें इनफ अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दे रहा है ये? तो सपोज आपका जो Kc की वैल्यू है, वो 10 टू द पावर 3 से ज़्यादा है। मतलब कि प्रोडक्ट प्रीडोमिनेंट है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जो है, वो अच्छा खासा हमें ऑब्टेन्ड हुआ है। नेक्स्ट अगर 10 टू द पावर -3 से कम है, तो उस केस में क्या है कि रिएक्टेंट का जो कन्वर्जन है, वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है और रिएक्टेंट ही प्रीडोमिनेट कर रहा है। और अगर Kc जो है, इन दोनों वैल्यूज के बीच में लाई करे, इसका मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन दोनों ही क्या है, एक दूसरे के कंपैरेबल है। So this can be represented with the help of the arrow sign here. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 10 टू द पावर -3 पे क्या है, रिएक्शन हार्डली प्रोसीड किया है। इसके बीच में इस वाले रेंज में बोथ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है, अवेलेबल है, इक्विलिब्रियम पे है। और 10 टू द पावर 3 से ज्यादा होते ही रिएक्शन जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीशन की ओर जा चुका है। तो दिस इज द वे यू कैन प्रेडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन। एक्सटेंट हमने प्रेडिक्ट कर लिया। नेक्स्ट चीज का प्रेडिक्ट करेंगे हम, डायरेक्शन। किसी भी जनरल रिएक्शन के लिए अगर हम चाहें, सपोज ये हमारा जनरल रिएक्शन है, तो उसके लिए हम रिएक्शन कोशेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। रिएक्शन कोशेंट क्या होता है? तो इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट था, वो इक्विलिब्रियम के लिए रिकॉग्नाइज था। अब सपोज हम क्या चाहते हैं कि हम यही लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम इस पे लगाएं किसी ऐसे रिएक्शन पे जिसने अभी तक इक्विलिब्रियम अटेंड नहीं किया। तो उस केस में हमारा जो रेशियो निकल के आएगा, वो केसी के बराबर नहीं होकर के क्यूसी के बराबर होगा। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, ये क्यूसी क्या होती है? केसी होता है हमारा इक्विलिब्रियम पे, और अगर किसी भी रैंडम पॉइंट पे हम ले रहे हैं, हमें पता नहीं है कि इक्विलिब्रियम अटेंड हुआ है कि नहीं हुआ, तो उस केस में उस रेशियो क्या बोलेंगे? क्यूसी, दैट इज रिएक्शन कोएफिशिएंट। अब इसका यूज क्या है वो देखते हैं। अगर क्यूसी बड़ा है, सपोज क्यूसी की वैल्यू ज्यादा आ गई केसी से, मतलब रिएक्शन क्या करेगा? रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। और अगर केसी बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अभी इनफ नहीं हुआ है कि क्यूसी को केसी के बराबर कर सके। तो इस केस में क्या होगा? रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा ताकि मोर प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो सके। और लास्टली अगर क्यूसी और केसी दोनों ही बराबर निकले, आपने कैलकुलेट किया किसी भी एक सर्टेन पॉइंट पे अपने रेशियो को ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस द रिएक्टेंट, और आपकी अगर वैल्यू जो रेशियो की है वो केसी के बराबर आ गई, मतलब आपका जो मिक्सचर है वो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम को अटेंड कर सकता है। सो if you have any doubt, you can ask it in the chat section. Anyone who is having any doubt. So again, I request you all to just go and attempt the DPPs and PYQs. Okay, so that mock test will help you to go beyond the say practice that you have done till now, and will give you a result that whether you are doing it well or not.
तो एनीवन हैज एनी इशू टिल नाउ? और किसी को कुछ लगता है कि इसमें एडिशन हो सकता है, तो दे कैन जस्ट सजेस्ट इट आल्सो इन द कंटेंट और वेदर इन द क्वेश्चन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम. Okay. So I hope everyone is getting some knowledge with this class. So let's move forward. अब हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, रिएक्शन कोएफिशिएंट और डेल्टा जी के बीच के रिलेशन के बारे में. सो दिस इज अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन योर इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक्स, है ना. तो इन दोनों के बीच में एक बहुत ही अच्छा रिलेशन है. दोनों दोनों ही मिलके एक रिएक्शन को अच्छे से स्पेसिफाई कर पाते हैं कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं. उसी चीज को हमें स्टडी करना है यहाँ. ठीक है. हमें पता है कि अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है और वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. और अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो रिएक्शन हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा. और लास्टली अगर डेल्टा जी जीरो हो गया, इसका मतलब रिएक्शन ने ऑलरेडी इक्विलिब्रियम अचीव कर रखा है. अब इन तीनों को रिलेट करने के लिए हमारे पास एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो कि है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू. अब ये क्यू यहाँ पे क्या हमारा, ये हमारा वही रिएक्शन कोशेंट है जो हमने देखा था. ओके, वही चीज यहाँ पे हमने यूज की है. तो ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए. अब जी नॉट यहाँ पे स्टैंडर्ड गिफ्ट फ्री एनर्जी है और डेल्टा जी नॉट चेंज इन स्टैंडर्ड गिफ्ट फ्री एनर्जी हो जाएगा. अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करूं तो मैंने कहा था कि इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी जीरो हो जाता है और क्यू किसके बराबर हो जाता है, केसी के बराबर. अगर हम कंसंट्रेशन के टर्म में देख रहे हैं तो फिर हम अपने इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एल एन के इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा जी नॉट बाई आर टी. डेल्टा जी नॉट को अगर हम लेफ्ट साइड ले जाए, क्योंकि ऑलरेडी डेल्टा जी जीरो हो चुका है, तो डेल्टा जी नॉट को अगर हम उस साइड ले जाए तो हम लिख सकते हैं क्या, माइनस डेल्टा जी नॉट डिवाइडेड बाई द आर टी. नाउ वी विल टेक द एंटी लॉग ऑन बोथ साइड. एंटी लॉग लेंगे तो ये नेचुरल लॉग हट जाएगा और राइट साइड में क्योंकि एल एन है इसलिए क्या आ जाएगा, ई टू द पावर माइनस डेल्टा जी नॉट बाई आर टी. दिस इज योर इक्वेशन नंबर थर्ड. अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर थर्ड का यूज करके रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को प्रेडिक्ट कर सकते हैं. अब इस स्पॉन्टेनिटी वाले पार्ट से भी क्वेश्चन पूछा गया है 23 में और 2020 में. तो देखते हैं कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं हम. अगर के की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस है ना. इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा. और अगर ये जो वैल्यू आई ओवरऑल ये नेगेटिव आई, या फिर हम बोले कि के की वैल्यू क्या आ गई, 1 से कम आ गई, तो हम क्या बोलेंगे कि रिएक्शन क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस. अगेन मैं रिपीट कर देता हूं, अगर के की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो हम बोलेंगे कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, और अगर 1 से कम है तो हम बोलेंगे रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस. अब आते हैं ली चैटरियल प्रिंसिपल पे. तो यहां से भी क्वेश्चन आ चुका है 2014 ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट में. ये कहता है कि अगर हम किसी भी इक्विलिब्रियम के साथ छेड़छाड़ करें तो जो भी हम एक्सटर्नल फैक्टर्स पे अप्लाई कर रहे हैं उसको नलीफाई करने के लिए हमारा रिएक्शन ऐसे प्रोसीड करता है ताकि उसके इफेक्ट को मिनिमम कर सके. ये चीज कंसंट्रेशन के टर्म में कैसे देखेंगे हम. सपोज आपने रिएक्टेंट ऐड कर दिया, मतलब इक्विलिब्रियम में डिस्टर्बेंस ला दी, हमारा रिएक्शन क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया. अब उसे वापस से इक्विलिब्रियम पे जाना है. तो आपने अगर रिएक्टेंट ऐड किया तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को घटाना चाहेगा रिएक्शन, तो फॉरवर्ड में जाएगा. उसी तरीके से अगर प्रोडक्ट हमने ऐड किया, मतलब कि कहीं ना कहीं अपने रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन से हमें क्या ले आना पड़ेगा, बैकवर्ड में. क्योंकि रिएक्शन केसी की वैल्यू को कांस्टेंट रखना हमें, और केसी का वैल्यू कांस्टेंट कब रहेगा, जब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा, दैट इज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. नेक्स्ट प्रेशर चेंज की बात करते हैं. प्रेशर चेंज में थोड़ी चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाती है, ठीक है.
अब यहाँ पे हमें रिएक्शन को देख करके बताना पड़ेगा कि हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड। सपोज रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दो साइड है। प्रोडक्ट में क्या है, प्रोडक्ट साइड में हमारा नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है ना, प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है एज कंपेयर टू द, और किसका मोल, गैसियस का मोल, और रिएक्टेंट साइड में कम है। अगर हमने प्रेशर बढ़ाया तो प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल होता है, नंबर ऑफ मोल्स के। आइडियल गैस इक्वेशन सब में पता है, ठीक है। तो प्रेशर बढ़ाते ही नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गया। अब इसे क्या करना पड़ेगा, काउंटर करना पड़ेगा। तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, ताकि नंबर ऑफ मोल्स को घटा सके, ठीक है। तो अपॉन इंक्रीजिंग द प्रेशर, इफ द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द डायरेक्शन इन विच द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इज लो। इसको अगर एक लाइन में बोले तो इस तरह भी बोल सकते हैं कि अगर हमने प्रेशर बढ़ाया तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जहां पे नंबर ऑफ मोल्स क्या हो, कम हो। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस एडिक्शन। तो दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो इनर्ट गैस का एडिशन होता है, याद रखना, वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। हमेशा ही हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या करते हैं, इनर्ट गैस को ऐड करते हैं। अब ऐसा करने पर क्या होता है कि वॉल्यूम अगर हमने कांस्टेंट रखा है तो कोई भी चेंज हमें देखने को नहीं मिलेगा अपने इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। तो याद रखना, किसी भी इनर्ट गैस का एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम विल नॉट इफेक्ट द रिएक्शन इन एनी वे। क्लियर। नेक्स्ट है टेम्परेचर चेंज। टेम्परेचर चेंज की अगर मैं बात करूं तो टेम्परेचर चेंज से इक्विलिब्रियम भी डिस्टर्ब होता है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी चेंज होती है। अगर हमारा रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू घटेगी। क्योंकि ऑलरेडी क्या है, अगर हम ली चैटल प्रिंसिपल को कंसीडर करें तो हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया। तो अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड में क्या होगा, एंडोथर्मिक। तो रिएक्शन अगर बैकवर्ड जाएगा तो इस एक्स्ट्रा टेम्परेचर इंक्रीज को काउंटर कर पाएगा, ठीक है। तो इसी कारण से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। याद रखना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर से ही चेंज हो रहा है। उसी तरीके से अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाते ही रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ताकि उस एक्स्ट्रा हीट को कंज्यूम कर सके। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट कैन इंक्रीज द रेट ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, ओके। तो इसी कारण से कैटलिस्ट भी क्या करता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं लाता। जैसा मैंने कहा, इट कैन इंक्रीज बोथ द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन रेट। और ये कैसे करता है ये एक्टिवेशन जो बैरियर होता है, एक्टिवेशन एनर्जी की जो बैरियर होती है, उसको कम करके क्या करता है, दोनों के लिए कम कर देता है। मान लो अगर हमने बैरियर कम कर दिया तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने के लिए बैरियर कम हो गया और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट जाने के लिए भी बैरियर कम हो गया। इस कारण से क्या होगा, दोनों का ही रेट बढ़ जाएगा। तो रिएक्शन क्या होगा, फास्टर होगा। इससे हमारे प्रोडक्ट के फाइनल कंसंट्रेशन पे कोई असर नहीं मिलेगा। सिर्फ क्या होगा, प्रोडक्ट जल्दी बनेगा, ठीक है। तो अगर इनिशियली 10 मोल बन रहा था तो अभी भी 10 ही मोल बनेगा एट इक्विलिब्रियम। सिर्फ ये जो 10 मोल का जो अटेंडमेंट है वो जल्दी होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट। तो आवर कैटलिस्ट डज नॉट इफेक्ट द इक्विलिब्रियम कंपोजिशन। सो दिस वाज ऑल फॉर द थ्योरी पार्ट। अब हम नेक्स्ट जो चीज देखेंगे वो होगा क्वेश्चन से रिलेटेड। तो नाउ विल डू द केमिकल इक्विलिब्रियम नीट पीवाईक्यू। तो फॉरवर्ड रिएक्शन का मीनिंग क्या है, जैसे कि अगर आप किसी भी रिएक्शन को देखते हो तो उसमें कोई रिएक्शन लेता हूँ, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया है, ठीक है, जहाँ पे हम N2+3H2 मिला करके क्या बनाते हैं, NH3 बनाते हैं। तो अगर हमने रिएक्शन को इस तरीके से लिखा है कि NH3 एट द एंड लिखा हुआ है, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन है ना। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है और मिलके क्या बना रहा है, अमोनिया बना रहा है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ योर फॉरवर्ड रिएक्शन। वहीं अगर अमोनिया से अगर हम बैक जाए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की तरफ, तो वो क्या हो जाएगा, आपका बैकवर्ड रिएक्शन। क्लियर है। तो डिपेंड करता है कि हमारा इक्वेशन किस तरीके से लिखा हुआ है। जैसे कि अगर हमारा इक्वेशन कुछ ऐसा लिखा रहता, NH3 गोइंग ऑन टू N2 प्लस 3H2, राइट। तो
अगर इक्वेशन ऐसे लिखा होता तो ये हमारा बैकवर्ड होता और ये हमारा फॉरवर्ड होता। पर अगर इक्वेशन हमने ऐसे लिख दिया तो चीज़ें क्या हो जाएँगी? रिवर्स हो जाएगी। ये हमारा फॉरवर्ड और ये बैकवर्ड। तो चीज़ें जो है वो टोटली डिपेंड किस पे कर रही है? हमारे केमिकल इक्वेशन पे कि ये फॉरवर्ड है। तो इज़ इट क्लियर कुलविंदर? ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या रहा है? मैं क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर इन व्हिच डायरेक्शन विल द गैस फेज रिएक्शन प्रोसीड टू रीएस्टैब्लिश द इक्विलिब्रियम एज़ प्रेडिक्टेड बाय द ली चार्टेरियल प्रिंसिपल। तो बताना हमें कि अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो इनमें से कौन सी चीज़ है जो के के लिए सुटेबल होगी? तो क्या के सेम रहेगा? के विल इंक्रीज, डिक्रीज, के विल इंक्रीज एंड दिस इज द फोर्थ ऑप्शन जिसमें कहा गया कि पहले इनिशियली इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा जब प्रेशर हाई होगा तब। सो I want that you give your answer in the chat section that what is the answer for this question? What is the effect of increasing pressure on the equilibrium constant? तो हमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो कैपिटल के पे क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा? So these are the latest question of 2024. If you are able to solve this question, hope you will secure a very good marks. Okay? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए. K will remain same. So those who have given K, A as the answer, no Tanya, there will be a no change in the equilibrium constant. मैंने बार-बार कहा था पूरे क्लास के दौरान कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ टेम्परेचर और हमारे इक्विलिब्रियम वाले इक्वेशन पर डिपेंड करती है। तो अगर हमने इक्वेशन में कोई चेंज नहीं किया, तो हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो K विल रिमेन द सेम। तो हमें इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं थी। सीधा हमें देखना था कि प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? सेम रहेगा। क्लियर है? So this was a very easy one to solve if you know this concept. Next is, in which of the following equilibria Kp and Kc are not equal? तो इसके लिए आपको Kp और Kc का रिलेशन पता होना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ आपके क्लू के लिए। Kp is equals to Kc RT डेल्टा Ng, है ना? तो हमें बताना है कि इनमें से किस ऑप्शन के लिए Kp और Kc की वैल्यू सेम रहेगी एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2024 नीट 2024। तो लेट्स सी, मैं बता रहा था कि इनमें से Kp Kc की वैल्यू किसके लिए सेम नहीं रहेगी। तो हमें पता है, रिलेशन पता है हमें। रिलेशन क्या है बताओ? Kp इक्वल टू Kc RT डेल्टा N। अब Kp और Kc कब इक्वल होते हैं? जब ये डेल्टा Ng जो है दैट इज चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, उसमें कोई चेंज ना आए। मतलब जितने रिएक्टेंट साइड में गैसियस मॉलिक्यूल है, उतने ही प्रोडक्ट साइड में होंगे। तो Kp और Kc में कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। और जब ये डेल्टा Ng हमारा 0 के बराबर नहीं होता, तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या होती है? 1 के इक्वल नहीं होगी, है ना? और ये चीज़ हमें सिर्फ PCl 5 वाले केस में देखने को मिल रही है। क्यों? आप रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल्स निकालो, गैसियस नंबर ऑफ मोल्स, तो एक ही गैस कंपोनेंट प्रेजेंट है दैट इज PCl 5। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया रिएक्टेंट में? 1। प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया गैस का? 2। तो यहाँ पे चेंज इन नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल कितना हो गया? 2 माइनस 1 व्हिच इज नॉट इक्वल्स टू 0, है ना? 0 को इक्वल नहीं आ रहा। और जितने भी बाकी सारे रिएक्शंस थे, सब में अगर आप कैलकुलेट करते, सपोज आपने अगर 2HI प्लस H2I2 में कैलकुलेट किया होता, तो वहाँ पे भी डेल्टा Ng क्या आता? 0 आता। पर इस वाले केस के लिए क्या है? डेल्टा Ng 1 आ रहा है। मतलब RT डेल Ng का जो टर्म है, वो रहेगा, जिसके कारण से Kp और Kc इक्वल नहीं होंगे। इसीलिए ए ऑप्शन करेक्ट। आगे बढ़ते हैं हम। So, whoever has said the answer as A was correct. So, if you have not said the correct answer, no problem. At least you have attempted, right? So that is important. तो एक बार आप जब गलती करते हो तब आप उस चीज़ को ज़्यादा ज़्यादा समय तक याद रख सकते हो। As compared if you have done it correctly because you have remembered that yeah I've done a mistake in this question. So you will remember that concept more deeply. आगे बढ़ते हैं हम।
तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है नीट 2024 में। तो मैं आपको कुछ टाइम दूंगा इस क्वेश्चन के लिए, सो दैट यू कैन अटेम्प्ट। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक रिएक्शन है 2A जो कि हमें B प्लस सी दे रहा है ना? अब हमें बताना है कि अगर कॉम्पोजिशन ऑफ मिक्सचर A, B और C के लिए गिवन किया है, तो इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट करेक्ट? तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप A, B और C के कंसंट्रेशन की मदद से रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू निकालो। तो क्वेश्चन में बेसिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है और एक सर्टेन टाइम पे इन तीनों का कंसंट्रेशन मेंशन्ड है। हमें बताना है कि क्या ये कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम के लिए है, या इक्विलिब्रियम के पहले का है, या इक्विलिब्रियम के बाद का है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता था? रिएक्शन कोशेंट कैलकुलेट करना होता है। सो व्हाट इज द रिएक्शन कोशेंट फॉर दिस क्वेश्चन? जस्ट कैलकुलेट इट, write it in there in the chat section, that what is the QC वैल्यू। बहुत ही सिंपल है। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन आप मल्टीप्लाई करोगे B इंटू सी डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन रेज टू द पावर विच इज इक्वल टू स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, जो कि यहाँ पे 2 है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिएक्शन कोशेंट? So I'm giving you 10 more seconds to solve this question, to find the value of QC. Okay, let's see how we'll find it. जैसा मैंने कहा था, B का कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय C का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय A रेज़ टू द पावर 2, बिकॉज़ 2 इज द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब ये वैल्यूज पुट करते ही हमारे QC की वैल्यू क्या निकल के आ गई? 1। नेक्स्ट, ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया। अब हमें क्या करना था कि QC और KC की वैल्यू को कंपेयर करना था। KC की वैल्यू क्या है? 4 इंटू 10 टू द पावर -3। अब ये वैल्यू क्या है? QC से ज्यादा है। क्या है? QC से ज्यादा है। तो QC इज ग्रेटर देन KC। क्लियर है? क्योंकि 1 ऑफ कोर्स 4 इंटू 10 टू द पावर -3 से ज्यादा होगा। अब क्योंकि रिएक्शन को इक्विलिब्रियम अटेंड करना है, तो वो क्या करेगा? QC की वैल्यू को घटाना चाहेगा। और घटाने का क्या तरीका है? कि प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को घटाएं, क्योंकि QC जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन से। अगर QC को हमें घटाना है, KC के इक्वल लाना है, तो हमें प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को घटाना पड़ेगा। अब ये कंसंट्रेशन घटेगा, है ना? तो घटने से हमें क्या होता है? प्रोडक्ट कंसंट्रेशन घटने के लिए हमें बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। इसीलिए रिएक्शन कहाँ प्रोसीड करेगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो बहुत ही सिंपल है, अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ। अगर QC और KC इक्वल आता है, तो आपका रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है। अगर QC बड़ा है KC से, तो रिएक्शन बैकवर्ड की ओर जाएगा, और QC छोटा अगर KC से, तो रिएक्शन फॉरवर्ड की ओर जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द स्पीसीज the equilibrium concentration of the species in the reaction A plus B giving us C plus D is 2, 3, 10 and 6। हमें क्या बताना है? डेल्टा जी नॉट की वैल्यू बतानी है, और ये क्वेश्चन पूछा गया था नीट 2023 में। तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन गिवन है, तो हम इसकी मदद से क्या निकाल सकते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं Kc, क्योंकि ये चीज क्या गिवन है कि ये सारे कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे। जैसे ही हम Kc कैलकुलेट कर लेंगे, Kc कैलकुलेट करने के बाद हम आसानी से डेल्टा जी नॉट कैलकुलेट कर सकते हैं माइनस आर टी एल एन केसी वाले फॉर्मूला से। तो ये 4 ऑप्शंस गिवन है आपके पास। तो व्हाट यू हैव टू डू, अगेन आई एम रिपीटिंग, कि हमें क्या करना है, क्योंकि ये सारे कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे है, तो हम पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करते ही हमें पता है कि चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी एट स्टैंडर्ड कंडीशन इज इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन। हमें आर की वैल्यू पता है, टेम्परेचर गिवन है 300 केल्विन, कि हमने कैलकुलेट कर लिया। हम डेल्टा जी नॉट क्या कर लेंगे? वहां से कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको आर की वैल्यू 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन लेना है। यहाँ पे आर की वैल्यू गिवन है ऑलरेडी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, विच इज -1381.80 कैलोरी। कैसे सॉल्व करेंगे इसे?
मैंने बताया था कि ये जो हमारा रिएक्शन है वो कहाँ पे है? इक्विलिब्रियम पे। तो हम के इक्विलिब्रियम निकाल सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सी मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ डी divided by concentration of A into concentration of B. So if you are not able to solve it, just follow me, and you are able to solve this type of questions, then I will make sure that you won't left any question in the NEET exams. Okay, so let's see. हमें गिवन था, सारे सारे के कंसंट्रेशन गिवन थे, ए बी सी डी चारों के हमने यहाँ पे पुट कर दिया। 10 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। यहाँ से के इक्विलिब्रियम की वैल्यू हमें मिल गई विच इज 10। अब मैंने रिलेशन बता रखा आपको, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। सो अगर हम एल एन को रिमूव करें तो हम लिख सकते हैं 2.303 लॉग के इक्विलिब्रियम, है ना। यहां से हमें आर की वैल्यू गिवन थी 2, आप देख सकते हो विच इज 2 किलो कैलोरी पर मोल। टेम्परेचर गिवन था 300 केल्विन, वो भी रख दिया हमने, और के इक्विलिब्रियम की वैल्यू 10 गिवन थी। अब लॉग 10 कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। तो फाइनली क्या निकल के आएगा आंसर? माइनस 1381.8 कैलोरी। तो तन्वी, यू आर राइट, द आंसर विल बी सी। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। सो इन दिस क्वेश्चन हमें पूछा गया है कि अगर ओजोन का फॉर्मेशन हो रहा है O2 से, और द अबव रिएक्शन हमें बताना है कि Kc अगर 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 59 है, तो अगर हमने कंसंट्रेशन O2 का 0.04 रखा है तो O3 का कंसंट्रेशन क्या होगा? ठीक है, Kc की वैल्यू गिवन है, इक्विलिब्रियम पे O2 का कंसंट्रेशन गिवन है, हमें O3 का कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना है। तो वी हैव 4 ऑप्शंस, सो लेट्स सी हू कैन सॉल्व इट। मैं आपको वे थ्रू बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल है। Kc हमें कैसे कैलकुलेट करेंगे इस इक्वेशन के लिए? O3 के कंसंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय O2 के कंसंट्रेशन का क्यूब। तो रूपाली इज सेइंग ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड रूपाली फॉर अटेम्प्टिंग इट। तो हमें केसीएम वहां से क्या करेंगे? निकाल सकते हैं आसानी से, ऑलरेडी यहाँ पे चीज गिवन है। तो यू हैव 10 मोर सेकंड्स टू सॉल्व इट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो चलो देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है इसका। इसका करेक्ट आंसर है डी। हमारा इक्वेशन क्या था? ये हमारा इक्वेशन है। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? केसी कैसे निकालेंगे? तो केसी विल बी O3 का हमने स्क्वायर लिया क्योंकि O3 का कोफिशिएंट क्या है? 2 है, और O2 का हमने क्यूब लिया क्योंकि ऑक्सीजन का कोफिशिएंट क्या है? 3 है। अब हमें केसी गिवन था, केसी की वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पे। साथ ही साथ हमें O2 का इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन भी मेंशन किया गया, तो वो भी वैल्यू हमने पुट कर दी। फाइनली हमें क्या निकालना था? O3। एक इक्वेशन है, एक वेरिएबल है। वन इक्वेशन, वन वेरिएबल, यू विल बी इजीली फाइंड टू यू विल बी you can easily find the value of this O3, right? So that will give you O3 square is equals to 3 into 10 to the power minus 59 into 64 into 10 to the power minus 6। अब इस वैल्यू को फर्दर कैलकुलेट करेंगे, फिर रूट अंडर ले लेंगे अपन। दैट विल गिव यू 4.38 into 10 to the power minus 32 मोल, which is option number D. Okay, so let's move further. So this was asked in the NEET 2020। क्वेश्चन है कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर इज गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 2 into 10 to the power 13 है एट 300 केल्विन, तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या होगी? तो इट्स अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन टू सॉल्व। 4 ऑप्शन है आपके पास, और यहाँ पे आपको सॉल्व भी नहीं करना है, ठीक है। ये एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है, सिर्फ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। आप पुट करोगे, आपका आंसर आ जाएगा, आपको फर्दर इसे सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। टिल 10 सेकंड्स आर देयर, यू कैन गिव योर आंसर। तो, yes, the correct answer is D.
Okay, so see, you can easily solve this question, right? And this was asked in your NEET exams. तो कैसे हुआ ये? फॉर्मूला पता है हमें। क्या होता है फॉर्मूला? यस जोवनप्रीत, इट इज डी। फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। ये हमारा पेरेंट फॉर्मूला। हमने इसे फर्दर डिराइव भी किया था पीछे। पता है कि इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी मतलब ये वाला जीरो हो जाता है और क्यू जो है हमारा वो के इक्विलिब्रियम के बराबर हो जाता है। अब यहाँ से हमारा फाइनल जो फॉर्मूला डिड्यूस होगा वो ये होगा, हम माइनस आर टी एल एन के ले जाएंगे उस साइड, है ना? ये किसके बराबर आएगा? डेल्टा जी नॉट ऑफ द रिएक्शन। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड फॉर्मूला। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं अपन। वैल्यूज गिवन थे 8.314, हमें पता है आर की वैल्यू है, वो चीज हमने यहाँ रख दी। फिर टेम्परेचर गिवन था 300 केल्विन, उसकी भी वैल्यू पुट कर दी हमने। और लास्टली केसी का भी वैल्यू गिवन था विच इज 2 इंटू 10⁻13। तो ये हमारा क्या हो गया? चेंज इन द स्टैंडर्ड गिव फ्री एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल फेवर मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट? ये क्वेश्चन ली चैटेरियल प्रिंसिपल से है। क्वेश्चन में दो चीजें इंपॉर्टेंट है। आप सबसे पहले तो ये देखोगे कि नंबर ऑफ मोल्स किधर है, उसके अकॉर्डिंग प्रेशर डिसाइड करना, और रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक, इसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर डिसाइड करना। तो लेट्स सी हु कैन सॉल्व इट। क्या देखना आपको? दो चीजें क्या देखनी है कि क्या प्रोडक्ट के साइड में नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है या फिर रिएक्टेंट के साइड में, और दूसरी चीज क्या रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक, मतलब हीट रिलीज हो रहा है या हीट गेन कर रहा है रिएक्शन के समय। Once again, I request all of you to go and attempt the DPPs and mock test after this class so that you can get a clear idea where are you in the preparation. So anyone who is willing to give the answer? So Rupali is saying option number A. So one vote for option number A. Okay, very good Tanvi. Yeah, it is exothermic. So Jovan Preet is also saying option number A. Tanvi is also saying option number A. 3 votes for this option. So one more question to all of you. क्या इसके लिए डेल्टा एन जी नेगेटिव है या पॉजिटिव है इस रिएक्शन के लिए? चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल्स क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और इसकी वैल्यू क्या है? So you have 10 more seconds to give the answer. Your time starts now. ओके, तो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं चेंज इन नंबर ऑफ गैसेस मोल्स कैसे कैलकुलेट होता है। तो दिस इज नॉट जीरो ऑफ कोर्स, क्योंकि प्रोडक्ट के साइड में कितने कितने गैसेस नंबर ऑफ मोल्स है? एक है। और रिएक्टेंट के साइड में कितने? दो है। तो 1 - 2 विल गिव यू अ -1। सो करेक्ट, योर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑफ कोर्स ए। अगर मैं रिएक्शन की बात करूं तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और प्रोडक्ट के साइड में नंबर ऑफ मोल्स कम है। अब अगर हम इस रिएक्शन की बात करें, अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया, ऑलरेडी रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक है, हीट रिलीज कर रहा है। तो अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो इसके रिवर्स रिएक्शन की बात करूं, अगर अगर हम X2 से A2B2 जाए तो वहां पे क्या होगा? हीट एब्जॉर्ब होगा रिवर्सिबल रिएक्शन में। तो जैसे ही हम एक्स्ट्रा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इस टेम्परेचर को काउंटर करने के लिए क्या होगा कि हीट जो है वो सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा और बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे? टेम्परेचर को कम रखेंगे, ताकि जैसे-जैसे हम टेम्परेचर को घटाते जाएँगे, इस टेम्परेचर के कम होने को काउंटर करने के लिए रिएक्शन क्या करेगा? फॉरवर्ड की ओर जाएगा, ताकि उस हीट रिलीज़ कर सके और टेम्परेचर को मेंटेन रख सके, है ना? इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब ना हो। दूसरी चीज़, प्रेशर का क्या रहेगा? तो हाई प्रेशर में क्या होगा? रिएक्शन प्रोसीड करेगा आगे की ओर, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स जो है, गैसियस नंबर ऑफ मोल्स जो है, वो प्रोडक्ट में कम है। मैंने बताया था
कि अगर आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाता है जहां पे नंबर ऑफ गैस मोल्स कम हो। तो वो किस साइड में कम है? प्रोडक्ट के साइड में कम है। इसीलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो आई एम लीविंग दिस क्वेश्चन टू यू, वेरी इजी क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, मतलब सेम तरह के क्वेश्चन है, इसलिए मैं ऐसे दोबारा से आपको नहीं बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम। तो दिस इज ऑल्सो एन इजर इजी क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया है, वी नो दैट द रिलेशन बिटवीन Kc एंड Kp इज दिस, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा एन फॉर द रिएक्शन। है ना, डेल्टा एन की वैल्यू बतानी है। वही क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था पिछले वाले क्वेश्चन के लिए कि आपको डेल्टा एन जी कैलकुलेट करना है, वही इस चीज के लिए मैं कैलकुलेट कर। सो योर फोर ऑप्शंस आर गिवन हियर, देन टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एन। द करेक्ट आंसर इज डी, विच इज 2। ओके सर, क्योंकि नंबर ऑफ गैसियस मोल्स प्रोडक्ट विल सब्ट्रैक्ट इन नंबर ऑफ गैसियस। वेरी गुड तानवी। So there are no gas on the reactant side, okay, because ये क्या है, अमोनियम क्लोराइड एक सॉलिड है, इसीलिए इसे हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो अगर मैं केपी केसी के रिलेशन की बात करूं तो ये रिलेशन था, और डेल्टा एन क्या था? नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। अब इस गिवन रिएक्शन के लिए अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं तो प्रोडक्ट साइड में कितने गैसियस मोल्स है? वन ऑफ द अमोनिया एंड सेकेंड ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, whereas ammonium chloride is solid, so it cannot be considered. So 2 minus 0 will give us 2. Okay, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन H2 plus I2 giving us 2Hi, the standard free energy is greater than 0. डेल्टा जी नॉट क्या आ रहा है? ग्रेटर देन 0 आ रहा है। हमें बताना है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। ये भी चीज मैंने कवर की थी लास्ट क्लास में, थ्योरी क्लास में, लास्ट थ्योरी क्लास में। तो यहाँ पूछा गया है कि के की वैल्यू क्या होगी अगर डेल्टा जी नॉट क्या है हमारा? ग्रेटर देन 0 है। तो फोर ऑप्शंस आर देयर। व्हाट इज द आंसर फॉर दिस? क्या होगी के की वैल्यू फॉर दिस रिएक्शन इफ डेल्टा जी नॉट इज ग्रेटर देन 0? So you have 10 more seconds to solve this. रिलेशन याद है आपको? डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। तो डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। कैसा हुआ है ये देखते हैं। हमें पता है कि डेल्टा जी नॉट और के बीच क्या रिलेशन होता है? माइनस आर टी एल एन के का। तो अगर डेल्टा जी नॉट क्या है? 0 से ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ओवरऑल वैल्यू है आर टी एल एन के, ये भी क्या है? 0 से ज्यादा है। ठीक है, माइनस आर टी एल एन के विल बी ग्रेटर देन 0, राइट। अब इसका अपोजिट भी सही है कि आर टी एल एन के, अगर हम इस नेगेटिव साइन को ड्रॉप कर दे, विल बी लेस देन 0। ठीक है, अब हमारे आर टी की वैल्यू लेस देन 0 तो नहीं हो सकती, क्योंकि टेम्परेचर कभी 0 के नीचे जा नहीं सकता, एब्सोल्यूट 0 मतलब 0 केल्विन के नीचे जा नहीं सकता। और आर की वैल्यू भी पता हमें 8.314, ये भी क्या है? 0 से कम हो नहीं सकती। तो जो एक वैल्यू है जो कि 0 से कम हो सकती है, वो कौन सी है? वो है एल एन के। तो एल एन के कैन ओनली बी लेस देन 0। अब अगर एल एन के लेस देन 0 है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो के की वैल्यू है वो 1 से क्या है? कम है। क्योंकि ये याद रखना, अगर हम एल एन ए की बात करें, सपोज इफ योर ए इज लेस देन 0, सॉरी, इफ योर ए इज लेस देन 1, then your lna will be negative, okay, and if your a is greater than 1, then your lna will be positive. तो ये किसका केस है कि ln k आपका क्या है? लेस देन 0 विच इज नेगेटिव है। इसका मतलब a हमारा क्या है? कहीं ना कहीं 1 से कम होगा, क्योंकि जब भी आप फ्रैक्शन लेते हो, 1 से कम वाले अमाउंट को लेते हो, तो उस केस में क्या होता है कि ln लगाने से जो वैल्यू आती है वो नेगेटिव आती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। So this is the last question for today's class.
क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रिया इन्वॉल्विंग फिजिकल प्रोसेस। पहला है इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल ओनली इन अ क्लोज सिस्टम एट ए गिवन टेम्परेचर। दूसरा है ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज शुड रिमेन कांस्टेंट। तीसरा है ऑल द फिजिकल प्रोसेसेस शुड स्टॉप एट इक्विलिब्रियम। और चौथा है द अपोजिंग प्रोसेस ऑकर एट द सेम रेट एंड देयर इज अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम बट स्टेबल कंडीशन। तो ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, क्योंकि एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी होना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसे लास्ट पे रखा था आपके लिए। फिजिकल प्रोसेस वाला पार्ट ज्यादा कवर होता नहीं है, पर फिर भी मैंने उसे कवर किया आपके लिए ताकि आप उसके बारे में थोड़ी जानकारी रख सको। तो ये स्टेटमेंटल क्वेश्चन है डायरेक्ट। अगर आपने थ्योरी वाली पार्ट को अच्छे से किया होगा तो आप इसको आसानी से आंसर कर सकते। बताना है क्या हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फिजिकल प्रोसेस के लिए करेक्ट नहीं है। यू हैव लास्ट मोर 10 सेकंड्स टू सॉल्व दिस। सो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि जब भी ये इक्विलिब्रियम होगा वो क्लोज सिस्टम में होगा। क्लोज सिस्टम होने क्या मतलब, अगर हम सिस्टम को क्लोज नहीं करेंगे तो क्या इसका इफेक्ट होगा आपके इक्विलिब्रियम। सबसे पहले क्लोज सिस्टम के केस में क्या होता है कि आपका जो एनर्जी है वो आपने पढ़ रखा है थर्मोडायनामिक्स में कि एनर्जी एक्सचेंज होता है, ठीक है, पर मास एक्सचेंज नहीं होता। आइसोलेटेड में दोनों ही एक्सचेंज नहीं होता है और ओपन में दोनों एक्सचेंज होते हैं, एनर्जी और मास दोनों। तो अगर आपका सिस्टम ओपन है, सपोज आपने एक वाटर ले लिया आपने इक्विलिब्रियम, तो वो कभी भी इक्विलिब्रियम अटेंड ही नहीं करेगा, क्योंकि सारे गैसेस मॉलिक्यूल उस क्लोज कंटेनर से इवोपरेट कर जाएंगे और आपको लास्टली उसमें कोई भी गैस मिलेगा। सपोज इनिशियली आपके एटमॉस्फेयर के में क्या है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन सारे ही प्रेजेंट है, तो वो क्या होंगे, आपका जैसे ही कंटेनर खाली हो गया उसमें आ करके आएंगे और फिर निकलेंगे, जिसके कारण से क्या होगा, इक्विलिब्रियम अटेंड ही नहीं हो पाएगा कभी। ठीक है? क्योंकि हमेशा चेंज होते रहेगा और वो चेंज रैंडम होगा। हो सकता है कि अभी नाइट्रोजन के 10 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के 4 और ऐसे करके ये कंपोज़िशन वेरी करेगा। इक्विलिब्रियम कभी एस्टेब्लिश ही नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम सिस्टम क्या लेते हैं हमेशा? क्लोज़ लेते हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? एब्सोल्यूटली करेक्ट। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, सारी मेज़रेबल प्रॉपर्टीज़ कांस्टेंट होनी चाहिए और ये सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया आपके इक्विलिब्रियम के लिए कि सारी मेज़रेबल प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए। तीसरे को छोड़ता हूँ क्योंकि आपने इसको करेक्ट कहा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट में डाला है। डी ऑप्शन को देखता हूँ। द अपोजिंग फोर्सेस प्रोसेस शुड ऑकर एट द सेम रेट, है ना? प्रोसेसेस होने चाहिए और होने का एक कंडीशन क्या है कि दोनों जो अपोजिट प्रोसेसेस है उनमें रेट सेम होना चाहिए ताकि हमें ओवरऑल जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज है उसमें कोई चेंजेस ना दिखे, यानी डायनेमिक इक्विलिब्रियम का। तो इसीलिए ऑप्शन डी भी करेक्ट स्टेटमेंट है रिगार्डिंग फिजिकल प्रोसेसेस। तो सी ऑप्शन क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे प्रोसेस स्टॉप नहीं होनी चाहिए। तो ये इज रिटन दैट फिजिकल प्रोसेस स्टॉप एट इक्विलिब्रियम व्हिच इज नॉट करेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। So obviously the correct option and it is not true for all physical processes. Okay, you have one more question here. So I'm not solving it. I'm leaving this question for you. You can just take a screenshot and solve it by yourself. So with this, I end my lecture. Thank you.